पूर्व सल्तनत काल व सल्तनत युग में लिखी गई महत्वपूर्ण पुस्तकें। पुस्तक का नाम और लेखक। राज तरंगड़ी को लिखा था कल्हड़ जी ने। तबकात नासिरी पुस्तक मिनहाजुस्सिराज की है। रेहला पुस्तक इब्न बतूता मोरक्को से जो आए थे। तारीख़ फ़िरोज़ शाही पुस्तक शम्से सिराज अफ़ीफ़ की है। तारीख़ मुबारक शाही यह है याहिया बिन अहमद की पुस्तक। फुतुह अल सलातीन ख्वाजा अब्दुल मलिक की है। फतवा ए जहांदारी जियाउद्दीन बरनी की पुस्तक है। किरात उस फुतुह अमीर खुसरो की है। अमीर खुसरो की कई सारी पुस्तकें हैं। किरात उस फुतुह, मिफ्ता उल फुतुह, तारीख़ अलाई, आशिका नूह सिपहर और तुगलकनामा, कई सारी पुस्तकें हैं किसकी? अमीर खुसरो की। मध्यकालीन इतिहास के प्रमुख ग्रंथ, कुछ ग्रंथ हैं। किताबुल हिंद अलबरूनी की, जिसको कहा जाता है तहकीक हिंद। कानून अल मसूदी अलबरूनी का है। ताजुल मासिर हसन निजामी का है। तबकात नासिरी मिनहाजुस्सिराज का है। ठीक, अभी कुछ और हैं। तुगलकनामा खजाइनुल फुतूह ये अमीर खुसरो की है। तारीख़ फ़िरोज़ शाही जियाउद्दीन बरनी की। फुतूह उस सलातीन ख्वाजा अब्दुल्ला मलिक इसामी। तारीख़ मुबारक शाही याहिया बिन अहमद सरहिंदी की है। गुलजार अबरार मोहम्मद गौशी। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम की है। अकबरनामा जिसको आइन अकबरी कहा जाता है अबुल फजल की है। इकबालनामा जिसको इकबालनामा ए जहांगीरी मुतमित खान की है। मुलक्खाश शाहजहांनामा मोहम्मद ताहिर आशनी। आलमगीरनामा मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम की है। मुगल काल के प्रमुख अधिकारी एवं कार्य, ये पद थे, ये कार्य उनके। सूबेदार का कार्य होता था प्रांतों में शांति स्थापित करना। प्रांत कार्यकारिणी का प्रधान होता था। दीवान का काम था, प्रांतीय राजस्व का प्रधान था, सीधे शाही दीवान के प्रति जवाबदेह। बख्शी साहब प्रांतीय सैन्य प्रधान थे। फौज जिले का प्रधान फौजी अधिकारी। आमिल या अमलगुजार जिले का प्रमुख राजस्व अधिकारी। कोतवाल नगर प्रधान था। शिकदार परगने का प्रमुख अधिकारी। आमिल ग्राम के कृषकों से प्रत्यक्ष संबंध बनाना एवं लगान निर्धारित करना। ये थे पूर्व सल्तनत काल व सल्तनत युग में लिखी गई महत्वपूर्ण पुस्तकें। सभी पुस्तकें कवर हो चुकी हैं इसमें। अगला है आधुनिक इतिहास का क्वेश्चन। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों को उनके भारत आने के कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। विलियम हॉकिंस था। रॉल्फ फिंच, सर थॉमस रो, निकोलस डाउंटन। कौन सबसे पहले आया था, फिर उसके बाद कौन आया, फिर उसके बाद कौन आया? रॉल्फ फिंच सबसे पहले आया था 1583 से 86 ईस्वी में। फतेहपुर सीकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी था। विलियम हॉकिंस 1608 से 1611 ईस्वी मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला पहला अंग्रेज था। फिर निकोलस डाउंटन आया 1613 ईस्वी, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी में कमांडर था ये। फिर अगला था सर थॉमस रो 1614 ईस्वी,
एलिज़ाबेथन और जैकोबिन कॉल के एक अंग्रेजी राजनयिक थे। फिर अगला है शिक्षा का विकास। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक कौन था? सर विलियम जोन्स। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 15 जनवरी 1784 को विलियम जोन्स ने कलकत्ता स्थित फोर्ट विलियम में की थी। इसका उद्देश्य प्राच्य अध्ययन को बढ़ावा देना था। इसके अलावा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ने भारतीय इतिहास को प्रभावित किया। सर विलियम जोन्स प्राच्य भाषाओं के प्रख्यात विद्वान और कवि थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। शारदा अधिनियम, नेहरू रिपोर्ट, साइमन कमीशन का गठन, डांडी मार्च। तो इसमें सबसे पहले साइमन कमीशन 1927 में गठित हुआ, नेहरू रिपोर्ट 1928 में आई, शारदा अधिनियम 1929 में और डांडी मार्च 1930 में। भारतीय इतिहास के संदर्भ में वायकोम सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यह अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध एक सत्याग्रह था। महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह में भाग लिया था। कौन सा सही होगा? सी, ये दोनों सही होगा। यह अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध एक सत्याग्रह था, ये सही है। महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह में भाग लिया था, ये भी सही है। वायकोम सत्याग्रह 1924-25 में अस्पृश्यता तथा जातिगत भेदभाव के विरुद्ध एक सत्याग्रह था। त्रावणकोर, केरल जिसको कहा जाए, केरल में है, मेघगांव वायकोम में सवर्णों द्वारा एझवा और पुलैया नामक दलित जातियों को मंदिर में प्रवेश तथा मंदिर से संबंधित सड़क को इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं थी। केरल कांग्रेस समिति ने इस छुआछूत के खिलाफ सत्याग्रह करने का निर्णय लिया। इस सत्याग्रह को नायर समाजम, केरल हिंदू सभा आदि संगठन ने समर्थन किया। वर्ष 1923 में महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह को समर्थन दिया। गरम दल एवं नरम दल। निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की? तो ये थे बाल गंगाधर तिलक। कभी भी कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं किए थे। बाल गंगाधर तिलक एक भारतीय राष्ट्रवादी, शिक्षक, समाज सुधारक, वकील और स्वतंत्रता सेनानी थे। बाल गंगाधर तिलक, सॉरी आप दिख रहा है, बाल गंगाधर तिलक ने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की। लाला लाजपत राय को वर्ष 1920 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। सुभाष चंद्र बोस ने वर्ष 1938 और 1939 में क्रमशः हरिपुरा और त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। हालांकि अप्रैल 1939 में उन्होंने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया था। कौन? सुभाष चंद्र बोस। 1939 में उन्होंने त्यागपत्र देकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। कौन सी ब्लॉक? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। अगला है भारत में क्रांतिकारी गतिविधियाँ। निम्नलिखित में से 1926 ईस्वी में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था? बताओ कौन नहीं था? तो ये नहीं थे अंबिका चक्रवर्ती, भगत सिंह थे, यशपाल थे और छबील दास थे। 1926 में गठित नौजवान सभा के संस्थापक सदस्य भगत सिंह, यशपाल, छबील दास थे, जबकि अंबिका चक्रवर्ती नौजवान सभा के प्रारंभिक सदस्य नहीं थे। नौजवान भारत सभा का नाम अपने आप में एक महान क्रांतिकारी विरासत को पुनर्जागृत करने और आगे बढ़ाने के संकल्प का प्रतीक है।
महान युवा विचारक क्रांतिकारी भगत सिंह अपने औपनिवेशिक गुलामी के विरुद्ध भारत के क्रांतिकारी आंदोलन को नया वैचारिक आधार देने और नए सिरे से संगठित करने के लिए किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था? तो कौन नहीं था? ऑप्शन डी, M.A. अंसारी नहीं थे, मुजफ्फर अहमद थे, नलिनी गुप्ता थी, शौकत उस्मानी थे। वर्ष 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में M.A. अंसारी शामिल नहीं थे, जबकि मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता, शौकत उस्मानी इस षड्यंत्र में शामिल थे। यह मुकदमा अंतिम रूप से नलिनी गुप्ता, मुजफ्फर अहमद, उस्मानी तथा डांगे पर चलाया गया तथा चारों को 4 वर्ष की सज़ा दी गई। ठीक, अगला है महात्मा गांधी के आंदोलन। उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने धरसना साल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिया। कौन था? वो था वेब मिलर। धरसना साल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार देने वाला विदेशी पत्रकार वेब मिलर था। ठीक, इम्पोर्टेंट है। वर्ष 1930 में ब्रिटिश नमक कर के खिलाफ धरसना साल्ट सत्याग्रह महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्वयंसेवक इस सत्याग्रह में भाग लिए। हालांकि ब्रिटिश शासन द्वारा इस सत्याग्रह से जुड़े बड़े बड़े नेता को गिरफ्तार किया गया। आधुनिक इतिहास। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई? तो ये 1901 में प्रकाशित हुई थी। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक 1901 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इस पुस्तक की रचना दादा भाई नौरोजी ने किया था। इस पुस्तक ने ब्रिटेन में भारतीय धन निकासी के उनके सिद्धांत की ओर ध्यान आकर्षित किया। भारत की बढ़ी हुई निर्धनता की कीमत पर अपने को समृद्ध बनाने को ब्रिटिश नीति के परिप्रेक्ष्य में दादा भाई नौरोजी तथा महादेव गोविंद रानाडे भारत से धन के बहिर्गमन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। विदित है कि दादा भाई नौरोजी प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाने वाले प्रथम राष्ट्रवादी नेता माने जाते हैं। क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो? अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए हैं। किसने उपयुक्त वाक्य को संविधान सभा के बहस में कहा था? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने बोला था। ठीक, प्रथम उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान सभा के बहस के दौरान इन्होंने कहा था कि क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो? अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए हैं। कौन कहा था? वल्लभ भाई पटेल जी ने। अगला ये पॉइंट दिया गया है, भारत में यूरोपियों का आगमन। भारत में पुर्तगालियों का इतिहास 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा के भारत आगमन से प्रारंभ होता है। भारत के प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मीडा 1505 से 9 भारत आया। परंतु भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1509 से 1515 तक था। मतलब वास्तविक जो संस्थापक था पुर्तगाली शक्ति का तो वो अल्फांसो डी अल्बुकर्क था, और पहला जो था पुर्तगाली वो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। कौन था? फ्रांसिस्को ठीक। अगला पॉइंट है, ईस्ट इंडिया कंपनी ये डच नौसेना नायक वादेर हेग सूरत एवं मालाबार में असफल होने के बाद 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना की।
ईस्ट इंडिया कंपनी ने तत्कालीन मुगल बादशाह जहांगीर की कृपा दृष्टि प्राप्त करने के उद्देश्य से कैप्टन हॉकिंस को 1608 में भारत भेजा था। भारत में फ्रांसीसियों की पहली कोठी फ्रैंको कैरो द्वारा सन 1668 ईस्वी में सूरत में स्थापित हुई। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। ब्रह्म समाज का प्राथमिक उद्देश्य हिंदू धर्म को उसकी बुराइयों से अलग करना और एक ईश्वरवाद का प्रसार करना था। दयानंद सरस्वती 1875 ईस्वी में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में कौन किया? राजा राम मोहन राय ने। और आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती ने बम्बई में की थी। अगला पॉइंट है, दयानंद सरस्वती ने 1867 ईस्वी में हरिद्वार कुंभ में पाखंड खंडिनी पताका फहराकर हिंदू धर्म में व्याप्त अंधविश्वासों के विरुद्ध आवाज़ उठाई थी। आर्य समाज ने शुद्धि आंदोलन, कौन? दयानंद सरस्वती वाला। आर्य समाज ने शुद्धि आंदोलन चलाया जिसके अंतर्गत उन लोगों को पुनः हिंदू धर्म में आने का मौका मिला जिन्होंने किसी कारणवश इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था। ठीक। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में महाराष्ट्र में केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से हुई। अगला है, गोविंद रनाडे ने महाराष्ट्र में विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना की तथा इन्हीं के प्रयत्नों से दक्कन एजुकेशन सोसाइटी का जन्म हुआ। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी का जन्म हुआ। महादेव गोविंद रनाडे, महाराष्ट्र। अगला पॉइंट है, प्रार्थना समाज ने अछूतों, दलितों, पीड़ितों की दशा सुधारने के उद्देश्य से कई कल्याणकारी संस्थाओं, दलित जाति मंडल, समाज सेवा संघ, दक्कन शिक्षा सभा आदि का गठन किया। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में एक रूसी महिला मादाम H.P. ब्लावात्स्की और इंग्लैंड के एक भूतपूर्व सैनिक अधिकारी H.S. अलकाट ने की थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई? 1875 में। किसने की? ब्लावात्स्की और अलकाट, दो लोगों ने मिलकर की। ठीक। अब आता है भूगोल का पॉइंट, क्वेश्चन सुमेलित करना है। भारत के राज्य हैं, सबसे ऊंची चोटी है तमिलनाडु धूपगढ़ चोटी, राजस्थान सारामती चोटी, नागालैंड गुरु शिखर चोटी, मध्य प्रदेश दोदा बेट्टा चोटी। कौन सा होगा बताओ? देखते हैं इसका आंसर। तमिलनाडु है आपका दोदा बेट्टा चोटी। तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेट्टा। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर। नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी सारामती चोटी। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपवाह तंत्र से संबंधित। निम्नलिखित में से कौन सा एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? बताओ। तो इसका डी ऑप्शन, जोंक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है। ये वाला जोंक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है। जोंक नदी महानदी की एक सहायक नदी है। ठीक। जोंक नदी है आपकी जो, ये महानदी की सहायक है। यह महानदी से दक्षिण की ओर से आकर मिलती है। इसका प्रवाह क्षेत्र 2480 वर्ग किलोमीटर है। यह छत्तीसगढ़ के समहा समुंद और रायपुर तथा उड़ीसा के नुआपड़ा और बरगढ़ जिलों के मध्य में बहती है। उल्लेखनीय है कि पुनपुन नदी झारखंड और बिहार, अजय नदी बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, और जलांगी नदी पश्चिम बंगाल भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा है। ये आपका गंगा नदी बेसिन का हिस्सा है। पुनपुन, अजय नदी और जलांगी तीनों गंगा नदी बेसिन का हिस्सा हैं। जोंक नदी महानदी की सहायक नदी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कथन और निष्कर्ष दिया। तीस्ता नदी
पहले गंगा की सहायक नदी थी, आजकल वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। अभिकथन है, कारण है नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है। कौन सा सही हो जाएगा इसमें से? तो ऑप्शन इसका ए सही है, दोनों। ये बात सही है बिल्कुल। तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, आजकल वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, सही है। नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है, ये भी सही है। ठीक, डिटेल देखते हैं। तीस्ता नदी सिक्किम के चुनथंग के पास हिमालय से निकलती है और पश्चिम बंगाल से होकर बांग्लादेश में प्रवाहित होकर ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है, झील से संबंधित। भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सांभर झील। कहाँ पर है? राजस्थान में। सांभर झील राजस्थान के जयपुर से 60 किमी की दूरी पर स्थित है। यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। सांभर झील से भारत का 60% नमक आपूर्ति होता है। वुलर झील भारत की ताज़े पानी की बड़ी झील है। ये ताज़े पानी की बड़ी झील है वुलर झील, जम्मू कश्मीर में है। यह जम्मू व कश्मीर में स्थित है। लोनार महाराष्ट्र में स्थित झील है, समझे। ये आपका उड़ीसा में है चिल्का, लोनार महाराष्ट्र में है, वुलर आपका जम्मू कश्मीर है, सांभर राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? लैगून झील का मतलब होता है जो समुद्र से लगी हुई हो, समुद्र से टच हुई हो। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, चिल्का झील। भारत के पूर्वी तट पर स्थित चिल्का झील उड़ीसा सबसे बड़ी लैगून झील है। यह झील विश्व की द्वितीय सबसे बड़ी समुद्री झील है। करीब 1000 वर्ग किमी क्षेत्र में फैली चिल्का झील में मछलियों की करीब 225 प्रजातियां मौजूद हैं। इसमें झींगा मछली का उत्पादन होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, जलप्रपात से निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित सही नहीं है? हुंड्रू प्रपात, सुवर्ण रेखा नदी, चचाई प्रपात, बीहड़ नदी, धुआंधार प्रपात, नर्मदा नदी, बूढ़ा घाघ प्रपात, कांची नदी। कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसका डी ऑप्शन सम्मिलित नहीं है। यह है आपका हुंड्रू प्रपात सुवर्ण रेखा नदी पर है। सुवर्ण रेखा नदी पर हुंड्रू प्रपात है। बीहड़ नदी पर चचाई प्रपात है। नर्मदा नदी पर धुआंधार प्रपात है और बूढ़ी नदी पर बूढ़ा घाघ प्रपात है। ठीक, बूढ़ा घाघ जलप्रपात की ऊंचाई 143 मीटर है एवं समुद्र तल से ऊंचाई 137 मीटर है। यह प्रपात झारखंड राज्य के लातेहार जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत की जलवायु पर। निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन सी, पश्चिमी विक्षोभ। मतलब ठंडी के समय में उत्तर पश्चिम बोले तो राजस्थान साइड में वो जो वर्षा होती है वो उसका कारण क्या है? तो वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए पश्चिमी विक्षोभ उत्तरदायी है। पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भूमध्य रेखा क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली वह वायु उष्णकटिबंधीय आंधी है जो सर्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भागों अकस्मात बारिश ले आती है। पश्चिमी विक्षोभ से प्राप्त वर्षा से पंजाब, हरियाणा आदि राज्यों में गेहूं, चना एवं सरसों आदि फसलों को बढ़ाने में सहायक होती है। राजस्थान में इसे मावट कहते हैं। जो उत्तर पूर्व पश्चिमी विक्षोभ की वजह से बारिश होती है, विक्षोभ की वजह से बारिश होती है, उसको राजस्थान में मावट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये खनिज अन्वेषण अभिकरण है और मुख्यालय उसका तेल व प्राकृतिक गैस आयोग भुवनेश्वर, खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड हैदराबाद,
राष्ट्रीय खनिज विकास निगम नागपुर। राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड नई दिल्ली। कौन सा सही है देखते हैं। खनिज तेल व प्राकृतिक गैस आयोग है आपका नई दिल्ली में। खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड नागपुर में। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम हैदराबाद। राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड भुवनेश्वर। ध्यान रखना। भारत का उद्योग। एनटीपीसी की सिंगरौली स्थित इकाई के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी भाग में स्थित है। गलत है। यह एनटीपीसी की सबसे पुरानी इकाई है। ये दूसरा वाला आपका सही है, ऑप्शन बी। एनटीपीसी सिंगरौली भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के शक्तिनगर में स्थित है। यह एनटीपीसी की सबसे पुरानी इकाई है। उल्लेखनीय है कि एनटीपीसी देश की सबसे बड़ी ताप विद्युत उत्पादन कंपनी है। कंपनी के पास 48,120 मेगावाट की कोयला आधारित स्थापित क्षमता है। मई 2010 में एनटीपीसी एक महारत्न कंपनी बन गई थी। प्रायद्वीपीय पठार के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। अरावली मध्यवर्ती उच्च भूमि, दक्कन का पठार। अरावली है आपका, ये मध्यवर्ती उच्च भूमि में है। पूर्वी राजस्थान की उच्च भूमि, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, विंध्याचल या बघेलखंड पठार, छोटा नागपुर, मेघालय का पठार। और दक्कन का पठार के अंतर्गत आता है आपका सतपुड़ा श्रेणी, महाराष्ट्र का पठार, महानदी बेसिन, उड़ीसा उच्च भूमि, दंडकारण्य, तेलंगाना का पठार, तमिलनाडु पठार, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। ये दक्कन के पठार के तहत आता है। अगला है पॉइंट, भारत की प्रमुख झीलें। और यही हम लोग आज का ये सेशन समाप्त करेंगे, इसी को बता के देख के। डल झील है आपका कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में। वुलर झील जम्मू कश्मीर। अनंतनाग झील ये भी जम्मू कश्मीर। वैरीनाग झील जम्मू कश्मीर। 4 झील है जो जम्मू कश्मीर में है। ठीक, इसको ध्यान देना भाई। अगला है देवताल झील उत्तराखंड। नवकुचिया झील उत्तराखंड। राजसमंद झील राजस्थान। लूनकरनसर झील राजस्थान। लोकटक झील मणिपुर, इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और पुलिकट झील आंध्र प्रदेश तमिलनाडु, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आपका चिलिका झील उड़ीसा, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। लोनार झील महाराष्ट्र, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अष्टमुडी झील केरल, ये भी इम्पोर्टेंट। वेम्बनाड झील केरल में है। अरे यार नीचे, हाँ, वेम्बनाड झील केरल। हुसैन सागर झील आंध्र प्रदेश। कोलेरू झील है आपका आंध्र प्रदेश। और डिडवाना झील राजस्थान। ठीक, आज का सेशन यही समाप्त होता है क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, ओके, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।